नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास बीए थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर संख्या 2 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर संख्या 1 को बहुत ही विस्तार से समझा, जिसमें हमने बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझाया। इतिहास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रथम चैप्टर में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था बेटा क्या? अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी कि हमने जो है राइवरली फॉर कंट्रोल ऐसे ऐसे मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर जो और ईस्ट इंडिया कंपनी तमाम सारी आई, ठीक है, उन सभी के बारे में मैंने यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो था पूरा विस्तार से मैंने समझ लिया था। ठीक है, यूरोपीय कंपनियां किस तरीके से आती है और किस तरीके से यहाँ पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करती हैं। तमाम सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ऐसे तमाम प्रकार की डच, पुर्तगाल, ये सब जो आए, इन लोगों ने आपस में इनका क्या द्वंद्व चला, क्योंकि आपस में कंपनियां आपस में चूंकि प्रतिद्वंदी कंपनियां थी, तो ये आपस में ही द्वंद्व करके और आपस में समाप्त हो जाती हैं। और कुछ कंपनियां, बेसिकली दो कंपनी, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दो कंपनियां बचती हैं। अब इन दोनों कंपनियों के बीच में प्रतिद्वंदता बहुत पहले से चली आ रही है, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड ये जो है यूरोप में ही लड़ते आ रहे हैं। अब भारत में जब इनकी कंपनियां, तो यहाँ पर भी इनकी नोकझोंक लगी रहती है। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो सरकारी कंपनी थी, इसलिए उसका मामला थोड़ा ढीला रहता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, ये इसलिए मामला इसका चौकस रहता था। ये बहुत ज्यादा एक प्रकार से बढ़ चढ़ करके चीजों किया करती थी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बेसिकली ये प्लासी का युद्ध जो आपने हुआ, प्लासी का युद्ध बेसिकली आप देखते हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व ज्यादा स्थापित हो गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा दबे दबे भाव में ही रह गई, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक राजाओं महाराजाओं को उकसा करके, एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजा को उकसाती थी, दूसरे राजा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दोनों के बीच में द्वंद्व होते थे। यही प्रक्रिया चलती रहती थी। होते करते समय बीतता गया, समय बीतता गया, और जब समय बीत गया तो आता है 1757 ईस्वी का समय। यह समय है प्लासी के युद्ध का। और इस समय आप देखते तमाम सारे नवाब इधर उधर शासन कर रहे थे, कोई राजा कोई महाराजा, छोटे छोटे राज्यों में पूरा भारत अपना बटा हुआ था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज लोग इसी का फायदा उठाने के पक्ष में हमेशा से थे। फूट डालो एंड राज करो की नीति इनकी शुरुआत से ही रही है। एक राजा को मिला लो, फोड़ दो, उनके मंत्री को मिला लो, या फिर सैनिक सेनापति को मिला लो, बाद में धोखा दे दो। इस तरीके की रणनीतियां ये लोग खेला करते थे। और यही रणनीति हुई कि इनके सेनापति को, मंत्रियों को मिला लिया गया, जो ठीक है, और उसके बाद में आक्रमण करके जीत लिया गया युद्ध। प्लासी का युद्ध वह युद्ध था जहां से अंग्रेजों का एक जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें पदार्पण होता है। यानी कि इससे पहले ये लोग केवल अर्थतंत्र पर अपना एकदम से जो वर्चस्व स्थापित कर चुके थे अंग्रेज लोग, लेकिन अब चूंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उतनी पावर नहीं बची थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत पैसा भी था, धन भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी, इसके पास पैसा धन खूब था, तो ये हर मामले में ब्रिटेन से एक कदम आगे चलती थी। ऐसे में इसको समर्थन भी तमाम सारे राजाओं का मिलता रहता था। ठीक है, अब ये अपना वर्चस्व यहाँ पर स्थापित कर चुकी थी, पूरा अर्थतंत्र को अपने कब्जे में कर चुकी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हुआ क्या कि अब ये राजनीति में पदार्पण करना धीरे धीरे शुरू करती है। किलेबंदी शुरू करना हुआ, सैनिक रखने की बात हो, या ऐसे तमाम प्रकार के कार्यकलाप शुरू कर देती है। यही के आगे का एक प्रकार से युद्ध की भूमिका जो यही बनती। मैं पूरा युद्ध को आपको ऐसे समझाऊंगा, प्लासी का युद्ध जो है बैटल ऑफ प्लासी को ऐसे समझाऊंगा पृष्ठभूमि कहानी के तौर पर कि आपके दिमाग में छप जाएगा, कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री न्यू बैच 2026-27 का जो प्रारंभ हो चुका है, उसी के तहत मैं एक क्लास ले रहा हूं। पेपर आपका पेपर नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से लेकर के 1950 ईस्वी तक। बेसिकली आपका यहाँ से, इसलिए यहाँ पर ये जो सिलेबस है 1757 इसीलिए लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक आपने पहला चैप्टर समझा, ये उसकी पृष्ठभूमि में समझा। 1757 वह समय काल है जहां पर प्लासी का युद्ध होता है, और यहीं से भारत की राजनीति जो है कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। आज 15 अगस्त के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, हो सकता है 16 अगस्त को आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या 15 अगस्त की डेट को ही देख रहे हैं, तो उसको आप सभी को बधाई। ठीक है, तो ये 15 अगस्त 1947 में आकर के अपना देश आजाद हुआ, लेकिन बात हो रही यहाँ पर 1757 ईस्वी की। ठीक है, उस दौरान अंग्रेजों का एक प्रकार से प्रादुर्भाव जो यहाँ पर हो जाता है। 1857 में एक 100 सालों के बाद में फिर से क्रांति होती है, और फिर उसके बाद 1947 में जाकर के अपना देश आजाद होता है। कुल मिलाकर के अगर देखिए 1757 से लेकर के 1947 तक, तो कम से कम आप मान सकते हैं कि 200 साल लगभग जो है ये अंग्रेज लोगों का यहाँ पर राजनीतिकरण हुआ, यानी कि ये राजनीतिक पदार्पण हो जाता है, यहाँ से राजनीति में भाग ले लेते हैं। ये वही डेट है जिस डेट से हम अपने आप को गुलाम मानते हैं, वास्तव रूप में राजनीतिक गुलाम भी मान सकते हैं, कि हम लोग इनके जो है उपनिवेश के अंदर रहते थे, यानी कि हम उपनिवेशवाद के चंगुल में जकड़ चुके थे। इसीलिए इस डेट से यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। 1950 वह समय काल है जब हमारा देश
जो है गणतंत्र हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अपने देश में सरकारें संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। वहां तक आपको पढ़ना है। तो अब हम चर्चा करेंगे इकाई संख्या 1 चैप्टर संख्या 2 के बारे में। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्वी में हुई थी ये युद्ध, ठीक है। आइए इसकी पहले पृष्ठभूमि और युद्ध का क्रम समझते हैं कि किस तरीके से हुआ, क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहली बात, प्रस्तावना लिखिएगा। युद्ध की प्रस्तावना क्या हुआ था बेटा, देखिए। तो एक पृष्ठभूमि मैंने आपको समझा दिया, आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 23 जून की डेट है बेटा, 1757 ईस्वी का समय। भारत के इतिहास का वह दिन था जब बंगाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सत्ता की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। ये वो समय काल है बेटा जिस समय न केवल अर्थतंत्र को अंग्रेजों ने कब्जे में कर रखा था, वैसे बंगाल और इन सभी पर वैसे अंग्रेजों का दबदबा पहले से था। उन लोगों ने अर्थतंत्र पर, पूरे इकोनॉमी पर, पूरे आर्थिक चीजों पर एकदम से अपनी चंगुल में उन चीजों को जकड़ रखा था। लेकिन अब राजनीति में भी और साथ ही साथ में आप देखते हैं बंगाल की राजनीति में इनका पदार्पण होता है। सत्ता को एक प्रकार से अपने हथिया लेते हैं। स्थान होता है प्लासी, हुगली नाम की एक नदी है, उसके किनारे वर्तमान में पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी पड़ती है, उसी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, वहीं पर प्लासी का मैदान है, उसी मैदान में युद्ध लड़ा गया था। संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था बेटा, बंगाल के नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नाम के एक नवाब थे, वो एक प्रकार से बंगाल के नवाब थे। दूसरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो एक प्रकार से उससे और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जो था नेतृत्व कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव जो था ये नेतृत्व कर रहा था किसका? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेनापति था ये रॉबर्ट क्लाइव। ये युद्ध लड़ रहा था और सिराजुद्दौला इधर के मुखिया थे, अपने जो है बंगाल के नवाब, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी जाती है। सिराजुद्दौला हार जाते, चूंकि सिराजुद्दौला के जो मंत्री थे या फिर जो इनके मुखिया थे वही पीछे हट जाते हैं, वो लोग अंग्रेजों से पहले मिल चुके थे, ठीक है। और इस तरीके से आप देखते हैं अपने भारत के राजा केवल अपने लोगों की वजह से ही हारे हैं। इनको किसी विदेशियों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भारतीय नेताओं को हरा सके, इतना जज्बा नहीं था, इतना जुनून नहीं था कि भारतीय धरती पर आकर के भारत के राजा को कोई हरा करके चला जाए। जिस देश में समुद्रगुप्त जैसे, कनिष्क जैसे और अशोक, सम्राट अशोक जैसे और जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, चाणक्य जैसे विद्वान और सेनापति रहे हैं या राजा रहे हैं, उस देश में किसी राजा को कोई हरा करके जा नहीं सकता है। ये हमारा प्राचीन इतिहास गवाह है कि भाई भारत में जो आया है, सिकंदर जैसा महान को भी यहाँ भारत से मुंह मोड़ करके लौट जाना पड़ा। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर को दौड़ा दौड़ा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से खेदा। और ऐसे ही नहीं, आप देखते हैं चाहे गुप्त काल का रहा, गुप्त काल का पीरियड, गुप्ता पीरियड आप देखे होंगे, समुद्रगुप्त से लेकर के, स्कंदगुप्त से लेकर के और तमाम प्रकार के जितने भी गुप्त रहे हैं, उन लोगों ने कभी भी हूणों को, इन सभी को जो है भारत में नहीं आने दिया, सबको यहाँ से एक प्रकार से भगाया। विदेशी आक्रांताओं को हमेशा से भगाते रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे विद्वान जिन्होंने मोहम्मद गौरी को एक बार ऐसा परास्त किया कि भागते उसको जो है स्थान नहीं मिला। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीजें जो है उसके समक्ष दिखाई पड़ी। तो कहीं ना कहीं पे भारत में जब भी कोई राजा हारा है, चाहे वो मुसलमान राजा हो चाहे हिंदू राजा हो, वो अपने ही एक प्रकार से कमी की वजह से हारा है, या उसके राज्य में कहीं ना कहीं फुटमत थी, उसी वजह से हारा है। और इसी फुटमत का फायदा उठाया था अंग्रेजों ने, ठीक है। चाहे इसी फुटमत का फायदा आप देखते हैं, वो बाबर आता है जब पहली बार, तो बाबर भी यही फायदा उठाता है, ठीक है। या जो कोई भी आता है विदेशी आक्रमणकारी, तो इसी फुटमत का फायदा उठा करके वो भारत पर कब्जा कर लेता है। हमारे राजा महाराजा आपस में ही लड़ते रहते हैं और बिल्ली जो है बंदर की तरह, और बिल्ली जो है यहाँ से अपना काम निकाल करके चली जाती है। दूसरा बात यहाँ पर समझे, पृष्ठ युद्ध से पहले की कहानी, भूमिका क्या थी इसकी। देखिए हुआ था ये बेटा कि 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब थे, वो बंगाल के नवाब एकदम से बन जाते हैं, ठीक है। एकदम से नहीं, मतलब बन जाते हैं 1756 में। अंग्रेजों ने बिना अनुमति कलकत्ता और कासिम बाजार में किलेबंदी शुरू कर दी। यानी ये लोग कासिम बाजार, जो बड़ा फेमस कासिम मतलब बाजार था उस समय का, वहां पर और कलकत्ता में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कलकत्ता और कासिम बाजार में किलेबंदी शुरू कर दी। किसने? अंग्रेजों ने किलेबंदी शुरू कर दी। तो किला बना करके, मतलब किला बनाने का मतलब क्या है कि एक राजनीतिक पदार्पण करना, या एक ऐसा चीज है चूंकि राजा से बिना पूछे, नवाब से बिना पूछे आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा इन लोगों का मानना था नवाब का। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे जब जो है सिराजुद्दौला को यह बात पता चली,
तो सिराज को यह व्यवहार अस्वीकार लगा, उनको अच्छा नहीं लगा कि कोई भी विदेशी हमारे यहाँ पर किलेबंदी कर ले, क्योंकि किलेबंदी राजा महाराजा करते हैं, दुर्ग राजाओं का बनता है, व्यापारियों का नहीं बनता है, ऐसा लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता जहां पर इन्होंने किलाबंदी करी थी, किला उला बंदी एकदम से ध्वस्त करके और वहां पर कब्जा कर लिया कलकत्ता पर। किसने? सिराजुद्दौला ने। इसी संघर्ष में ब्लैक होल त्रासदी की घटना हुई, जिसमें अंग्रेज और भड़क गए। ब्लैक होल त्रासदी की जो घटना है, इसमें क्या हुआ था, कुछ सैनिक थे, उन सैनिकों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था और उस काल कोठरी में कुछ लोग का देहांत हो गया था, तो वो मर गए थे। इस अंग्रेज अधिकारी जो थे, मतलब अंग्रेज के लोग थे या फिर कुछ भी लोग थे, वो उसमें मर गए थे। अभी आगे चल करके इस घटना को मैं और विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो ब्लैक होल की जो त्रासदी है वो यही है कि भाई उसमें काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, तो इससे अंग्रेजों को, अंग्रेज सैनिक थे तो उसमें दिक्कत हुई, अंग्रेज लोग और भड़क गए इससे। जब अंग्रेज लोग और भड़क जाते हैं, इसी यही घटना की वजह से प्लासी का युद्ध जो है कहीं ना कहीं पे और मोड़ लेता है और युद्ध करने की एक रणनीति शुरू हो जाती है। षड्यंत्र की बुनाई अब शुरू होती है अंग्रेजों की तरफ से। षड्यंत्र क्या बेटा? देखिए, पहली बात, सिराज के दरबार में कई लोग असंतुष्ट थे। किससे? सिराजुद्दौला से। जैसे कि मीर जाफर जो कि इसका सेनापति था, ये इससे दुष्ट, मतलब कि जो है क्या था, मीर जाफर जो था सेनापति था, ये भी असंतुष्ट था। किससे? सिराजुद्दौला से। ठीक है। सुजाउद्दौला अवध के नवाब है, सुजाउद्दौला अवध के नवाब है, सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल के नवाब है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। तो सिराजुद्दौला, मीर जाफर जो है इसका सेनापति था, वो भी इससे नाराज था, सिराजुद्दौला से। दूसरा व्यक्ति जो नाराज था उसका नाम है राय दुर्लभ, ये अधिकारी था, ये भी इनसे खफा रहता था सिराजुद्दौला से। और जगत सेठ धनी व्यापारी था, ये भी इनसे जो है नाराज ही रहता था। तो ये तीन व्यक्ति जो है, अब देखिए धनी व्यापारी, आप देखते हैं मीर जाफर सेनापति जो कि क्षत्रिय की भूमिका निभा रहा था, राय दुर्लभ अधिकारी था जो कि कोई भी काम करना होता था करता था, धनी वैश्य मतलब परंपरा। तो यानी मान लीजिए कि इसका जो है पूरा जो नस थी, ये तीन नसें थी शरीर की, ये तीन नसें थी जो कि एक प्रकार से पूरे नर्वस सिस्टम को कमजोर कर सकती थी। ये तीनों नसें काट ली किसने? अंग्रेज अधिकारियों ने। अब तीन नसें कट गई, खून बहने लगा और व्यक्ति जाहिर सी बात है मर जाएगा। जब तीन मुख्य सेनापति अधिकारियों धनी व्यापारियों को आपने ले लिया, धन व्यापारी नहीं रहेगा, व्यापार नहीं होगा तो राज्य कैसे चलेगा, प्रजा भूखों मर जाएगी। अधिकारी नहीं रहेगा, कोई काम ही नहीं सुनेगा, किसी का जो है सैनिक को वेतन वगैरह नहीं देगा या कुछ भी चीजें हैं। ऐसे ही सेनापति है, सेना को आदेश ही नहीं देगा कि आओ सेना लड़ो, सेना में फुटमत कर देगा, कुछ सेना अपनी तरफ ले लेगा। तो ऐसे में ये चीजें हुई। अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हीं से गुप्त समझौता कर लिया, इन्हीं तीनों से। युद्ध में साथ दो, इन्होंने इन लोगों से अंग्रेजों ने क्या कहा, युद्ध में साथ दो, नवाब की गद्दी तुम्हें दे देंगे। यानी इन तीनों में से कहा कि भाई तुमको गद्दी दे देंगे, बेसिकली मीर जाफर को, और ये दोनों उसके जो है टटुआ बन जाएंगे। टटुआ मतलब कि इनके जो है कहीं ना कहीं पे एकदम से सगे खास बन जाएंगे, राजा के, राजा बन जाएगा मीर जाफर, ऐसा जो है इसमें बात की गई। रॉबर्ट क्लाइव जो व्यक्ति था, उसने पूरी एक प्लान बना ली थी, पूरी योजना बना ली थी, और गुप्त पत्राचार जो है इसका चलता रहता था। कहां से? इन तीनों से, कि भाई क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। एक जो है गुप्त व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था जो थी उसके अकॉर्डिंग बातचीत होती रहती थी। यह बात सिराजुद्दौला को नहीं पता थी, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पर हमारे जो अपने हैं वो हमको धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से चीजें होने लगी। अब आगे क्या हुआ, युद्ध का दिन। युद्ध के दिन क्या होता है बेटा, अब इससे युद्ध को समझने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, वैसे हमारे साथ आपको जुड़ जाना चाहिए। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। 100 रुपए फीस में आपको सभी क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, पीडीएफ नोट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा यहाँ पर मात्र 100 रुपए फीस में। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में, वैसे 3rd सेमेस्टर में है तो 3rd सेमेस्टर का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। जैसे ही आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, स्कैनर। इसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। देखिए ध्यान रहे ये बात, अगर आपको जुड़ना होगा तभी एसएमएस करिएगा, बिना मतलब के जो है एसएमएस मत करिएगा, क्योंकि मैं ही देखूंगा। तो ऐसे में परेशान करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। कुछ बच्चे केवल परेशान करने के लिए, मतलब कि कुछ नहीं, 4-5 बच्चे ऐसे जो है एसएमएस किए कि भाई जो है, मतलब एसएमएस करेंगे गुरुजी कोर्स लेना है, जब उनके पास स्कैनर भेजा जाएगा तो फिर कहेंगे गुरुजी, फिर जो है तमाम प्रकार की डिबेट करने लगते हैं। तो फिर ऐसे बच्चों की मुझे जरूरत नहीं है कि जो इस प्रकार के इतने कम फीस में भी अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है, इतने कम फीस में भी वो दुनिया भर के ज्ञान बताने चले आते हैं। गुरुजी आप, मतलब एक बच्चा है, गुरुजी आपने शिक्षा को व्यापार बना दिया। मैंने कहा अच्छा, 100 रुपए में व्यापार बना दिया मैंने। और जो व्यक्ति एक प्रकार से, और जितना मेहनत पीडीएफ आपको मिल रहा है, आप एक सीरीज खरीदते हो मार्केट से
60 रुपए की पड़ती है। 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदो कितने की पड़ेगी? 300 रुपए की पड़ेगी। आप एक सब्जेक्ट किताब खरीदोगे कम से कम 2 से 250 रुपए की किताब आएगी। आप किताब वालों को जाकर के कभी बोले हो कि आपने व्यापार बना दिया? ठीक है, तो आप कम से कम 1000 रुपए खर्च करोगे। वैसे आप एडमिशन करवाते हो कॉलेज में, आपको कम से कम 3000 या 3500 या 2000 जो भी पैसे लगते होंगे आपको लगते होंगे, तो वहां पर आपको शिक्षा व्यापार नहीं दिखती। जब कोई टीचर इतना मेहनत करके बीए के क्षेत्र में इतना क्वालिटी युक्त कंटेंट लाता है, पिछले 7 सालों के अनुभव के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करता है, और उसके बाद जब इस प्रकार के कोई व्यक्ति आकर के बोलता है तो दिल को छू जाता है ये बातें। जबकि मैंने इसीलिए एक प्रकार से केवल 100 रुपए फीस रखी कि 100 रुपए में एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको। उसकी सभी पीडीएफ तैयार की जाएगी, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी, और पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके भी उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं विथ आंसर और विथ एक्सप्लेनेशन, सब कुछ विस्तार से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शॉर्ट फॉर्म में सारी डिटेल से जानकारी, हर एक सब्जेक्ट, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। यूट्यूब पर वीडियोस आप देख पाएंगे, हमारी फ्री में बिल्कुल आप कास्ट आप वीडियो देख पाएंगे, लेकिन उसकी जो पीडीएफ होती है और जो क्लासेस जो अनलिस्टेड कुछ क्लास मान लेते होती हैं, वो सब आपको ग्रुप में ही मिलती, व्हाट्सएप ग्रुप में। एप्लीकेशन था इसीलिए मैं एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ाता, क्योंकि वहां पर और ज्यादा फीस आपके लिए रखनी पड़ती है। कम से कम 250 से 300 रुपए फीस आपको रखनी पड़ती है, प्रत्येक सब्जेक्ट की 100 रुपए फीस रखनी पड़ती, आपके 500 से 600 रुपए फीस लगती। लेकिन इसीलिए मैंने एप्लीकेशन पे जो है पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि और फीस आपकी बहुत ज्यादा रखनी पड़ती, हर सब्जेक्ट के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप सुविधा की, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट एक ही फीस में यानी 100 रुपए में आपको पूरा जो है थर्ड सेमेस्टर पढ़ा दिया जाए विथ को करिकुलर एग्जाम। को करिकुलर ऑब्जेक्टिव भी होता है, उसके लगभग में 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए व्यवस्थित किए जा रहे हैं, वो भी आपको मिलेगी। अब की बार कुछ भी और कहीं से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब वगैरह खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी क्वालिटी कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूं। तो आप जब इतना ज्यादा चीजें मैं दे रहा हूं, इतनी व्यवस्था कर रहा हूं आपके लिए, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, आप हमारे 2 मॉडल पेपर के देख करके जाइएगा और परीक्षा में तबाही मचा करके आ जाएंगे। तबाही मतलब समझते हैं? तबाही मतलब ये होता है कि आप वहां पर अच्छा कर पाएंगे, सारा क्वेश्चन आप धज्जियां उड़ा देंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस ऐसे दिखेगा नहीं कि उत्तर आपके दिमाग में घूमने लगेगा, इस तरीके की क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है। तो आप अगर जुड़ना है तभी एसएमएस कीजिए, अगर नहीं जुड़ना है तो कोई बात ही नहीं, आप यूट्यूब पर भी हमारे चैनल से जुड़ करके बढ़िया तैयारी कर सकते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। लेकिन अगर आपको आगे चल करके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ या फिर एमए एंट्रेंस या इन सभी की तैयारी करें, तो आप हमारे से जुड़ेंगे तो आपको बेहतर क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो आप इस स्कैनर पर, क्यूआर कोड पर 100 रुपए फीस जमा करेंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हो, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसमें आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, पीडीएफ में आपके लिए एमसीक्यूज, ठीक है, लिखित यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सभी टाइप के कंटेंट आपको मिलेंगे। यहाँ पर ना केवल एक सब्जेक्ट बल्कि सभी सब्जेक्ट के आपको, यानी कि 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ मिलेगी। तो इस तरीके की आपके लिए मिल रही। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी का विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां शाकुंभरी सहारनपुर, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ होगा, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बिहार के सभी विश्वविद्यालय, राजस्थान के विश्वविद्यालय, या आपके और भी जो हिंदी भाषी प्रदेश है उन सभी के विश्वविद्यालय, आप सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी है, आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। शुक्ला एटी पॉइंट पिछले 7 वर्षों से बीए के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ चैनल रहा है, जो कि परीक्षा के अंतिम दिनों में आपके लिए खड़ा रहता है, परीक्षा के अंतिम दिन तक आपके साथ रहता है और आपको बेहतर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। चलिए आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, युद्ध की पृष्ठभूमि मैं आपको बता रहा था, युद्ध की पृष्ठभूमि हो गई। अब होता क्या है बाबू, अब होता है कि युद्ध की का दिन शुरू होता है 23 जून 1757 ईस्वी, सुबह 8 बजे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई। सिराजुद्दौला के पास उस समय कितने सैनिक थे? 50,000 सैनिक थे। सिराजुद्दौला कितने सैनिक बेटा? 50,000 सैनिक सिराजुद्दौला के पास थे और 50 तोपे थी। कितनी तोपे? 50 तोपे थी, ठीक है। जून का महीना था बेटा, जून जुलाई के महीने में क्या होता है? जून जुलाई के महीने में खूब झमाझम बारिश होती है और जून का महीना 23 जून का समय एकदम से जो है मौसम अपने उफान पर रहता है। अंग्रेजों के पास कितने सैनिक थे? 3,000 सैनिक।
900 यूरोपीय सैनिक थे और 2100 भारतीय सैनिक थे। भारतीय सैनिक को भारतीय सैनिकों के जो है उनके बारे में, मनोबल के बारे में पता था कि कैसे क्या लड़ते हैं। तो भारतीय सैनिक 2100 थे, वो भी एक प्रकार से बड़े बलशाली लोग थे। 900 यूरोपीय सैनिक थे, ये तोप वगैरह चलाने में और दूसरी युद्ध कला में निपुण थे। ठीक है, मात्र 3000 सैनिक, 50,000 सैनिक इसके पास थे, सिराजुद्दौला के पास। लेकिन कहते हैं कि घर के भेदी लंका ढावे, यक लख पूत सवा लख नाती, त्यहि रावण घर दिया न बाती। ठीक है, आप देखिए रावण की इतना सेनाएं किसी के पास थी, इतना विद्वान, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा, उस समय पूरे ब्रह्मांड में उतना बड़ा पंडित कोई नहीं था, उतना बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं था। रावण पंडित विज्ञानी था, मन में तुरंत विचार किया। रावण विज्ञान का और मतलब पंडित तो उसके अंदर था ही, विद्वत्ता थी, लेकिन ये वैज्ञानिकता भी उसके अंदर थी उस समय। उसको भगवान राम ने मारा। क्यों मारा, कैसे मारा? क्योंकि उसके पास घमंड हो गया था और साथ ही साथ में उसका जो घर का जो भेदी था, कहते घर के भेदी लंका ढावे, तो वो लंका खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि विभीषण जो था, और खत्म होना जरूरी भी था, लेकिन एक कहावत चलती है, तो घर में अगर भेदी हो जाता है तो आपकी जितनी भी नसें होती हैं, जो ब्लॉक नसें या फिर जो महीन पॉइंट होता है, वो महीन पॉइंट जो शत्रु के सामने आकर के बता देता है। जैसे मेघनाथ को बता दिया, क्या मेघनाथ को बताया? मेघनाथ को बता दिया कि भाई, क्या बताया मेघनाथ को? मेघनाथ को ये बता दिया कि जो है मेघनाथ ऐसे मरेगा, विभीषण ने बता दिया। रावण को बता दिया नाभि में अमृत है, सब कुछ बता दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, पूरा रावण की लंका नगरी जो है तहस नहस हो गई। फिर तो ये चीजें हैं। ऐसे ही सिराजुद्दौला की जो तीन जो मेन नसें थी, तीन जो चीजें थी, उसको पहले से लॉर्ड क्लाइव ने रखा था, और इस तरीके से इतने कम सेना का प्रयोग करते हुए चीजें कर लिया। इस समय चूंकि 50 सैनिक थे, इसकी 50 तोपें थी, तोपें इसकी ढकी हुई नहीं थी, इसकी तोपें ढकी हुई थी। बारिश हुई, ये तोपें बारिश हुई, ये तोपें सब भीग गई, मसाले पूरा बारूद सब बेकार हो गया। इसके बारूद जो ढकी ढकी टोपी थी, पन्नी वगैरह से ढके था, इसको जो है तोपें बर्बाद नहीं हुई। इस तरीके से तोपें ये छोड़ने लगा, गोला जाने लगा इधर से, और भगदड़ मच जाती है पूरा, और युद्ध हार जाता है सिराजुद्दौला। दोपहर का समय, सुबह मॉर्निंग में तो ये हुआ। मीर मदन यानी सिराज का वफादार सेनापति था मीर मदन। मीर जाफर जो था वो तो जो है बीमार था, मतलब कि वो एक प्रकार से धोखा कर दिया था सिराजुद्दौला के साथ। लेकिन मीर मदन जो था सिराजुद्दौला का वफादार सेनापति था, अंग्रेजों पर भारी पड़ा। यह एक प्रकार से युद्ध में दौड़ा दौड़ा करके अंग्रेजों को मारने लगा, लेकिन एक तोप के गोले से वो मारा गया। जब सेनापति मीर मदन मर गया, उसके बाद में क्या हुआ बेटा कि मीर मदन के मर जाने से सेनापति, क्योंकि सेनापति मर जाता है तो सेना का जो मनोबल है वो टूटने लगता है। इसके बाद ना केवल सेना का बल्कि सिराजुद्दौला का भी मनोबल टूट जाता है। जब मीर मदन जो एकदम से बहादुरी के साथ युद्ध लड़ रहा था, जब वो मर जाता है, उसके बाद में इसका भी एकदम से कहीं ना कहीं मनोबल टूट जाता है। और जब इसका मनोबल टूटता है बेटा तो क्या होता है, इसका मनोबल टूटता है, उसके बाद में क्या होता है, वर्षा भी, चूंकि जून का महीना है, वर्षा भी इस समय होनी शुरू हो जाती है। वर्षा का असर, नवाब की बारूद भीग गई, तोपें बेकार हो जाती हैं। लेकिन अंग्रेजों ने बारूद को ढक करके रखा था, और लगातार जब उनको पता चला कि भाई इनकी तोपें जो है बर्बाद हो गई हैं, इधर से तोप के गोले जो है लगातार बरसते रहे। एक गोला गिरता, पूरा 100-200 की संख्या में एक प्रकार से जो है वो हो जाता, और भागते सेना में भगदड़ मच जाती। इस तरीके से सेना में जब भगदड़ मची, तोप के गोले बरसने लगे, सिराजुद्दौला की सेना तितर बितर हो जाती है। पीछे से जो है मीर जाफर और ये तमाम प्रकार के जो इसके जो है लोग थे जिन्होंने घपला किया था, जिन्होंने, वो लोग एक प्रकार से पीछे से कोई हमला भी नहीं करते हैं। मीर जाफर की गद्दारी, युद्ध में कोई मदद नहीं दी मीर जाफर ने, बल्कि पीछे खड़े होकर के अंग्रेजों की जीत का इंतजार करता रहा। ये मीर मदन जिस तरीके से साहस के साथ लड़ करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन मीर जाफर नाम का गद्दार, इसने क्या किया, इसने एक प्रकार से सिराजुद्दौला की जो है मौत का तमाशा देखा, उसके हार जाने का तमाशा कि ये हारेगा और मैं गद्दी पर बैठूंगा। फिर जो है शाम का समय होता है, शाम तक क्या होता है, सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। भागते समय सिराजुद्दौला पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से सिराजुद्दौला की हार होती है, और अब जो है मीर जाफर को गद्दी मिलेगी आगे चल करके। फिर होगा बक्सर का युद्ध, आगे चल करके हम समझेंगे। लेकिन अभी युद्ध का कारण क्या था, परिणाम क्या निकला, इसको और भी बारीकी के साथ हम आपको बताएंगे। प्लासी युद्ध का जो है कारण और परिणाम, 1757 में जो युद्ध हुआ, युद्ध के कारण कई सारे कारण थे इसके। पहला था आर्थिक कारण। देखिए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल फरमान के तहत व्यापारिक रियायतें मिली थी 1717 ईस्वी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, मुगल फरमान के तहत क्या हुआ था, जो मुगल बादशाह थे उन्होंने व्यापार करने के लिए कुछ रियायत दी थी कि भाई आप व्यापार कर सकते हैं। इन रियायतों का दुरुपयोग करते हुए अंग्रेज कंपनी का निजी व्यापार भी
कर रहे थे ये लोग, कंपनी के साथ निजी व्यापार भी कर रहे थे जिस पर कोई कर नहीं दे रहे थे, यानी जो कर देना था वो कर भी नहीं दे रहे थे और मनमानी कर रहे थे अपनी ये लोग, अंग्रेज लोग। बंगाल की आमदनी घटने लगी, नवाब को यह स्थिति अस्वीकार हो गई थी। नवाब को लगने लगा था कि भाई टैक्स नहीं दे रहा है, ये व्यापार कर रहा धड़ल्ले के साथ, सारे जो है जो हाथ से काम होते थे वो हाथों के काम बंद होने लगे। जब ऐसे नवाब को लगा तो नवाब ने सोचा कि क्यों ना इससे कहा जाए कि भाई टैक्स दो आप, जब वो टैक्स ना देता तो इसीलिए एक प्रकार से उसके लिए पूरी व्यवस्था जो है युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। अंग्रेज दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग कर स्थानीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, ये सब सुल्तान को मतलब कि नवाब को बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरा कारण राजनीतिक कारण, सिराजुद्दौला नया नबेला नवाब बना था 1756 में। दरबार में विरोधी गुट बहुत थे, क्योंकि नया नया नवाब जब कोई बनता है तो उसके विरोधी होते, क्योंकि कुछ लोग सोचते कि हम क्यों नहीं बने, ये क्यों बन गया, इसलिए उसके विरोधी बहुत सारे थे। ठीक है, तो नया नया जब कोई चीज होती है तब तो वो चीजें उतना सही तरीके से चीजें नहीं जान पाता कि कौन वफादार है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ठीक है, नया नया बना हुआ था तो इसको ये नहीं पता चला कि भाई कौन हमारा गद्दार है, कौन खास है। अंग्रेज बंगाल के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे, किलेबंदी का मुद्दा भी शुरू हो गया था। अंग्रेजों ने कलकत्ता और कासिम बाजार में बिना अनुमति के किलेबंदी शुरू कर दी, ये सब राजनीतिक कारण रहा। इसके अलावा ब्लैक होल त्रासदी के बाद संबंध और बिगड़ जाते हैं अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, और इस तरीके से इस युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, यह कारण। तीसरा कारण व्यक्तिगत कारण युद्ध का, मीर जाफर जो था सेनापति था सिराजुद्दौला का, नवाब बनने का सपना ये पहले से देख रहा था, लेकिन नवाब ये नहीं बना, बल्कि कौन बन गया, सिराजुद्दौला बन गया। राय दुर्लभ और जगत सेठ जैसे प्रभावशाली लोग सिराज से नाराज थे और इससे मिल जाते, मीर जाफर से लोग मिले हुए थे, यानी मीर जाफर और सेठ जगत सेठ ये सब एक प्रकार से पहले से सिराजुद्दौला से नाराज थे। अंग्रेजों ने इन असंतुष्ट लोगों से गुप्त समझौता कर लिया और युद्ध में समर्थन के बदले सत्ता का वादा कर दिया कि भाई युद्ध में आप हमारा समर्थन करो, हमको पोल बताओ, हम आपको एक प्रकार से राजा बनाएंगे, राजगद्दी देंगे। चौथा कारण सैन्य कारण रहा बहुत सारा। अंग्रेजों की सेना आधुनिक हथियारों, अनुशासन और प्रशिक्षण से लैस थी, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, आधुनिक हथियार थे उनके पास, अनुशासन भी था, सेनापति जो कहता था उसको करते थे और प्रशिक्षण ट्रेनिंग उसकी फुल फॉर्म पे थी। बंगाल की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन रणनीति और एकजुटता में कमजोर थी। सेनापति कई सारे थे, कुछ लोग लड़ने थे, कुछ लोग नहीं लड़ते थे, मतलब एक मनोबल जो था इनके पास उतना ज्यादा नहीं था, डर जाते थे। युद्ध के दिन बारिश में बंगाल की बारूद भीग जाती है, ठीक है, जबकि अंग्रेजों ने उसे ढक करके रखा था। यह सबसे बड़ा कारण यही रहा कि भाई बारूद अगर इनके पास भी होता गोले तो ये भी गोले बरसाते, अंग्रेज सैनिक भी मरते, तो ज्यादा सैनिक थे नहीं, 10-12 गोले में साफ हो जाता पूरा मामला। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इनका जो है भीग जाता, ये सब रणनीति नहीं बना पाए थे, एक प्लान नहीं था इनके पास, और जब भी कोई व्यक्ति बिना प्लान के करता तो वो बेकार ही हो जाता है। बिना प्लान के आप कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो प्लान इनके पास कुछ था नहीं, ये इसका कारण रहा। अब परिणाम क्या निकला इस युद्ध का बेटा, परिणाम देखिए, हिडियालीगा युद्ध का परिणाम, तत्कालिक परिणाम। देखिए हुआ क्या कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। जब युद्ध हो गया, सिराजुद्दौला हार जाता है, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर को नवाब बना दिया बंगाल का। अंग्रेजों की कठपुतली की तरह यह काम करने लगता है। कंपनी को 24 परगना का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापारी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, व्यापार मतलब केवल अंग्रेज ही व्यापार कर पाएंगे बंगाल पर, ऐसा पूरा एकदम से जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी को भारी नगद धनराशि और उपहार मिले, लगभग मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपए मूल्य जो है इनको कंपनी को मिलता है, जिससे कंपनी और आगे अपना काम बढ़ा सकती है, व्यापार कर सकती है। तो अंग्रेजों को बड़ा लाभ हुआ इस युद्ध से, और मीर जाफर एक कठपुतली की भांति बस केवल सत्ता पर बैठा था, बाकी सारा काम अंग्रेज लोग ही देख रहे थे। दूसरा परिणाम युद्ध का यह निकला कि बंगाल पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव शुरू हो चुका था, क्योंकि मीर जाफर नाम मात्र का कठपुतली के रूप में केवल गद्दी पर बैठा हुआ था, इसका कोई मतलब नहीं था। नवाब की गद्दी अंग्रेजों के इशारों पर चलने लगी थी। स्थानीय शासक अंग्रेजों पर निर्भर हो गए थे, यानी कि स्थानीय शासक थे आसपास के इलाके के, वहां के छोटे छोटे, वो अंग्रेजों के ही इशारों पर ही चलने लगे थे, क्योंकि मीर जाफर भी इन्हीं के इशारों पर चलता था। आर्थिक परिणाम इसका यह निकला इस युद्ध का कि बंगाल की संपत्ति का निरंतर दोहन शुरू हो गया। बंगाल से तमाम सारे धन अंग्रेज जो है ब्रिटेन को भेजने लगते हैं, इंग्लैंड को जाने लगता है। व्यापारिक लाभ से कंपनी की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाती है, बहुत ज्यादा धन कमाए बंगाल से। आर्थिक शक्ति के आधार पर अंग्रेजों ने अपने सैन्य और राजनीतिक प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाया, और ताकि भारत पर एक छत्र राज किया जा सके, इसलिए इन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली इस युद्ध में। सामाजिक परिणाम यह निकला इस युद्ध का
बंगाल में गुटबाजी और विश्वासघात की प्रवृत्ति लगातार बढ़ना शुरू हो गई। विदेशी शक्तियों के प्रति डर और अधीनता की मानसिकता लगातार पनपना शुरू हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये युद्ध का परिणाम निकला। युद्ध के परिणाम के बाद में आप देखते हैं इसका निष्कर्ष अगर देखा जाए, निष्कर्ष ये निकला बेटा कि प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी की पूरी दशा और दिशा बदल डाली। प्लासी के युद्ध ने पूरा सिस्टम ही बदल डाला। कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध ने एक ऐसा ऐसा भारत का निर्माण कर दिया जो भारत आज हम 200 वर्षों की गुलामी को झेला। ठीक है, यही पृष्ठभूमि थी इसकी। यह पहला अवसर था जब एक विदेशी व्यापारिक कंपनी ने भारतीय शासक को पराजित करके राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। इससे पहले ये लोग कभी ऐसा नहीं कर सके थे। दूसरी बात ये कि यह युद्ध वास्तव में षड्यंत्र और गद्दारी का परिणाम था, ना कि सिर्फ हथियारों की ताकत का। इसमें आप देखते हैं जो इसकी सेना थी, जो है सिराजुद्दौला की, उसने खुल करके लड़ाई नहीं लड़ी। और साथ ही चूंकि इसके जो मेन मुखिया थे वो गद्दार थे, वो अपनी सेना को या अपने लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित ही नहीं किए। इसके अलावा मीर जाफर और अन्य दरबारी अगर सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहते तो शायद अंग्रेजी सत्ता का विस्तार इतनी जल्दी ना हो पाता। ठीक है, ये लोग एक प्रकार से और संघर्ष करते। इसके अलावा इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का व्यापारी रूप जो है वो खत्म हो जाता है। व्यापारी रूप बदल करके एक राजनीतिक शासक का रूप हमारे समक्ष आ जाता है और यही से भारतीय राजनीति में पदार्पण हो जाता है किसका? अंग्रेजों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका असर आने वाले 200 वर्षों तक भारत पर रहा और आज हम जाकर के आजाद हुए। ठीक है, तो ये जो एक पृष्ठभूमि थी, ये यही युद्ध था। इस युद्ध से हमको गुलामी सहनी पड़ी 200 वर्षों की। ठीक है, ये यही युद्ध था, इसने पृष्ठभूमि तैयार की। और अब इस युद्ध में जो कमियां रह गई बेटा, वो दूसरा युद्ध होगा। दूसरा युद्ध कौन सा होगा? बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में जो कमियां रह गई वो युद्ध बक्सर के युद्ध पूरा कर देता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज लोग जब जीतते हैं तो उसमें एक प्रकार से क्या होता है, बक्सर के युद्ध में पूरा एकदम से सब कुछ उन्हीं के हाथों में चला जाता है और वो आप कहीं ना कहीं पे निर्भीक हो जाते हैं। एक युद्ध वो जीते, निर्भीक होंगे, अब फिर दूसरा युद्ध लड़ेंगे, वो भी जीतेंगे, फिर उसके बाद में उनका राजनीतिक वर्चस्व न केवल यहाँ पर बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में बक्सर के युद्ध के बारे में। उससे पहले हम प्लासी के युद्ध से बनने वाले कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर का 1757 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसके बीच में हुआ था? देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यह युद्ध बंगाल के नादिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। यह बात आप ध्यान रखेंगे। हुगली नदी के तट पर मैदान है ये। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, प्लासी के युद्ध में बंगाल की ओर से सेनापति कौन था? बंगाल की ओर से सेनापति था मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर जो है सेनापति था। राय दुर्लभ और जगत सेठ ये लोग नाराज थे। तीनों लोग जो है बेसिकली धोखा देते हैं। किसको? इसको धोखा देते हैं, सिराजुद्दौला को। मीर जाफर बंगाल का सेनापति था। उसने युद्ध में अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर सिराजुद्दौला से विश्वासघात किया। इस गद्दारी के कारण से अंग्रेजों को विजय मिली। ठीक है, तीसरी बात, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख सेनापति था। उसने युद्ध की रणनीति तैयार की और षड्यंत्र रचा। मीर जाफर और अन्य गद्दारों से गुप्त समझौता किया और इस तरीके से एक प्लान के तहत युद्ध किया था उसने। चौथा प्रश्न, प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण था ब्लैक होल कांड। ठीक है, ब्लैक होल कांड क्या है? ठीक है, ब्लैक होल त्रासदी की अगर बात की जाए तो ये क्या है बेटा? ब्लैक होल त्रासदी की अगर बात की तो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता किले पर कब्जा किया। अंग्रेज बंदियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। कलकत्ता पर जब ये किला बना रहे थे अंग्रेज लोग, तो किला में तमाम सैनिक रख दिए थे। जब सिराजुद्दौला की सेना जाती है तो सिराजुद्दौला की सेना उन किलों जो पहरेदार होते हैं उनको एक प्रकार से हरा देती है और उसके बाद में जितने भी कैदी होते हैं उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर देती है, जो सैनिक होते हैं अंग्रेजों, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। इस घटना को ब्लैक होल त्रासदी भी कहा गया, जिसने युद्ध की चिंगारी जगा दी और अंग्रेजों ने फिर युद्ध करने के लिए एक प्रकार से एक प्लान सेट कर लिया। पांचवा प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था बेटा? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान के बाद में बंगाल का नवाब बना था। उसने
अंग्रेजों के किलेबंदी और व्यापारिक नीतियों का विरोध किया। युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी से पराजित हुआ। ठीक है, इस तरीके की आपकी चीजें लिखी रहती तो आपको कैसा लग रहा हो, मजा आ रहा होगा पढ़ने में ना, कि भाई चीजें आपको समझ में आ रही, सब कुछ आपको मिल रहा है। मीर जाफर को नवाब किसने बनाया था? मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठपुतली के रूप में बैठा रहता था। युद्ध में विश्वासघात के बदले अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली शासक था। उसके शासनकाल में अंग्रेजों को असीमित आर्थिक लाभ हुआ, जिसकी वजह से वो और भी मजबूत हो गए। 7वां प्रश्न, युद्ध के बाद अंग्रेजों को कितनी परगना मिली थी? 24 परगना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 24 परगना उनको मिला था अंग्रेजों को। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगना का अधिकार मिला। ये क्षेत्र कलकत्ता के आसपास के 24 क्षेत्र थे। परगना माने एक क्षेत्र, जहां पर वो अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ा सके। इससे बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव जो है बढ़ा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की किस नीति का परिणाम था? तो फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने बंगाल दरबार में गुटबाजी का लाभ उठाया। मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ को अपने पक्ष में किया। इस नीति से बिना बड़े सैन्य संघर्ष की विजय प्राप्त कर ली इन्होंने। ठीक है, सेना बहुत कम थी, चाहते तो भारत के लोग जो है हरा सकते थे ये लोग। लेकिन अगर कोई राजपूत शासक होता, कोई राजपूत शासक होता और इतनी कम सेना होती तो पराजित कर देता, पक्का था। और चूंकि सिराजुद्दौला भी पराजित कर देता, चूंकि लेकिन वो भी नया नया शासक बना था बेचारा, अली वर्दी खान का नया नया शासक बना था, तो उसको उतना ज्यादा अभी पता नहीं था कि कौन हमारा है कौन नहीं है। प्लासी के युद्ध के आर्थिक परिणामों में से कौन सा सही है? बंगाल की संपत्ति को लूटना, 24 परगना प्राप्त होना और व्यापारिक एक अधिकार। बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी ऊपर सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब परिणाम निकला। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस प्रकार की विजय थी? प्लासी का षड्यंत्र और गद्दारी की विजय थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, षड्यंत्र और गद्दारी की। ठीक है, सैन्य संघर्ष बहुत कम हुआ था, षड्यंत्र की विजय कहा जा सकता है इस युद्ध को, क्योंकि अंग्रेजों की जीत मीर जाफर और अन्य दरबारियों की गद्दारी की वजह से संभव पाया था। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लासी का युद्ध कहां लड़ा गया था? ये नादिया जिले में लड़ा गया था, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। युद्ध बंगाल के नदिया जिले के प्लासी नाम के गांव में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी की स्थिति कैसी हो गई थी? बिल्कुल अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। युद्ध से कंपनी को राजनीति व आर्थिक दोनों लाभ हुए थे। बंगाल की आर्थिक शक्ति का आधार बन चुका था और वो राजनीति में पदार्पण करने के लिए उत्सुक। सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफर। बिल्कुल मीर जाफर ने धोखा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर जाफर सेना का सेनापति था, उसने युद्ध के दौरान अपनी सेना निष्क्रिय कर दी थी। जितनी भी सेना का सेनापति था, मीर मदान तो लड़ता रहा, लेकिन ये जो है अपनी सेना नहीं भेजा। तो ब्लैक होल कांड किस वर्ष हुआ था? ब्लैक होल कांड जो हुआ था कब हुआ था बेटा? 1757 ईस्वी में ही हुआ था। सॉरी 1756 ईस्वी में हुआ था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता किला जीत करके बंदियों को कैद कर लिया और छोटे कमरे में 146 लोगों को बंद करने से क्या हुआ? 123 लोगों की मौत हो गई थी उसमें से। ये घटना ब्लैक होल की घटना कही। 15 नंबर क्वेश्चन से, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज किस रूप में उभरे थे? तो अंग्रेज लोग जो है राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। युद्ध के बाद अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे बंगाल के वास्तविक शासक बन जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को पढ़ा। ठीक है, यह पूरा आपने जानकारी ले ली कि विस्तार से हमने आपको बता दिया, पूरा युद्ध को ऐसे समझा दिया जिस तरीके से आपको समझना चाहिए था, बहुत ही बारीकी के साथ। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, कोर्स में ज्वाइन होना है, तो आप इस नंबर पर एसएमएस कीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम और आपके सेमेस्टर में हो। ठीक है, अपने सेमेस्टर के 3rd सेमेस्टर में आप हैं, अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक QR कोड सेंड किया जाएगा, स्कैनर। इसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है, PDF नोट्स प्राप्त करने, लाइव क्लास से जुड़ना है, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ प्राप्त करने हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास, वीडियोस, लेक्चर, PDF नोट, सभी सब्जेक्ट के आंसर के साथ मॉडल पेपर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी, रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मैराथन क्लास, सारी क्लास के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास रहेगा। इसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप के, बहुत ही बारीकी के साथ सब कुछ मिलेगा। और केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको
3 मेजर सब्जेक्ट प्लस में 1 माइनर, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर का तो सभी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था सब कुछ आपको मिलेगी मात्र 100 रुपए फीस में। तुरंत जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि जितना जितना देर आप करेंगे उतना ज्यादा जान लीजिए कि आप देर कर रहे हैं, तो देर मत कीजिए, आपका ही घाटा होगा। जितना जल्दी जुड़ेंगे आपका ही फायदा होने वाला है। जल्दी जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट पहले से मिलना शुरू हो जाएगा, आप बाद में जुड़ेंगे तो आपको उसी समय इकट्ठा मिल जाएगा। आप चाहे जब भी जुड़ेंगे आपका आप पढ़ सकते हैं मेरे द्वारा बताए गए, चाहे आप बाद में जुड़े चाहे पहले जुड़े। वैसे मेरे हिसाब से जब 100 ही रुपए आपके लग रहे तो आप पहले जुड़ जाओ, बाद में ही क्यों जुड़ना, क्योंकि बाद में फीस कम नहीं होने वाली 100 रुपए से, 100 रुपए ही फीस रहती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आप अगर जुड़ जाओगे तो अगले साल हो सकता है कि आपके लिए कुछ व्यवस्था कम करने की जाए, ठीक है। अब वैसे 100 रुपए बहुत कम फीस रखी गई, तो आप जुड़ सकते हैं और आसानी से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विश्वविद्यालयों के बच्चे हमसे जुड़ करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।